हेलो। आज मैं काफ़ी दिन बाद एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आई हूँ। ये टॉपिक मुझे रिलेवेंट लगा आज डिस्कस करना, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सर्च दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि अभी हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं। ये एक इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इसको रिलेट करते हैं वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के साथ, विश्व शांति और सुरक्षा के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। तो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जो एक बहस है या बहुत ज़्यादा डिबेट इस टॉपिक के ऊपर हो रहा है कि क्या यूनाइटेड नेशन आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, आज भी हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। और इसने पास्ट में जो अपना काम किया है, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब से इसने अपना काम करना शुरू किया था या जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये आज किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये किस तरीके से शुरू हुआ था, किन लोगों ने या किन कंट्रीज ने इसको मिलकर के बनाया था, आज यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो वो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यूनाइटेड नेशन, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने काफी बचपन से सुना है। यूनाइटेड नेशन कई बार हम लोगों ने जनरल नॉलेज में या फिर हमने अपना एसएसटी की बुक्स में इसके बारे में, या फिर आपकी जो भी स्टडीज होंगी उसमें डेफिनेटली आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन के बारे में या फिर कभी भी न्यूज में आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में जरूर सुना होगा। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, और इंटरनेशनल के साथ साथ ही कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे सार्क है वो एक एरिया में काम करता है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जिसको इंटरनेशनल, ये ग्लोबली काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरगवर्नमेंटल मींस जिसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच इंटरैक्ट होता है कुछ पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए, और पॉलिटिकल के अंदर ही आपके मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, अलग अलग तरीके के जो रिलेशंस हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन, जैसा मैंने कहा आपको कि अभी इसका फाउंडिंग डे जो है वो आने वाला है, अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो 1945 में ये यूनाइटेड नेशंस जो था वो बनाया गया था। करंटली इसमें जो मेंबर हैं 193 मेंबर स्टेट्स या कंट्रीज जो हैं, वो आज यूनाइटेड नेशन का जो एक अम्ब्रेला है उस अम्ब्रेला के नीचे ये काम कर रहे हैं। जनरली जो हम इसका पर्पस बात करते हैं, तो वो पर्पस में हम कहते हैं कि इसका काम है जो वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। तो उस वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उन ऑर्गन्स के साथ मिलकर के, इन ऑर्गन्स एंड specialized agencies if possible, I'll try to cover these specialized agencies also. Organs को मैं definitely cover करूंगी अभी। क्या एक्टिविटीज ये करता है, तो एक्टिविटीज के बारे में सबसे पहले ही बात हो चुकी है। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है ग्लोबली, स्पेशली और स्पेसिफिकली इन 193 मेंबर स्टेट्स में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की काम करता है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे यूनाइटेड नेशन पीस को मेंटेन करने की कोशिश करता है या ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन देता है, कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी एमडीजी को किस तरीके से यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है। तो ये इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं या मेन पर्पस हैं या एक्टिविटीज हैं जो यूनाइटेड नेशन इन एक्टिविटीज को करता है। कैसे यूनाइटेड नेशन बना था, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज जो होती हैं आपस में रिलेट होती हैं या आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ग्लोबलाइजेशन
जो है वो दुनिया ने अडॉप्ट किया है। तो कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कंट्रीज को आपस में जोड़ करके रखता है। तो कभी कभी उस नेशनल इंटरेस्ट में कभी कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे आपकी कंट्री की पीस है या जो वर्ल्ड पीस है, सिक्योरिटी है, उसको कुछ नुकसान पहुंचता है। तो उन पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या कंट्रीज के बीच रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरीके के इंटरगवर्नमेंटल, इकोनॉमिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके का आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा कि ग्लोबली किस तरीके से कंट्रीज एक साथ आई और कैसे 1945 में आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन हेग। 1899 में ये हेग में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें टू इलेबोरेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेटलिंग क्राइसिस पीसफुली, कोई भी क्राइसिस हो उनको पीसफुली, कंट्रीज के बीच कोई भी क्राइसिस हो उनको पीसफुली किस तरीके से सेटल किया जाए, जो वॉर्स है उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, या वॉरफेयर है उसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए पीस कॉन्फ्रेंस किया गया था 1899 में, यानी कि कंट्रीज जो है वो ग्लोबली एक स्टेज पर आई थी हेग में इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंडर। तो इसमें अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड एस्टेब्लिश द परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन। इसी कॉन्फ्रेंस में जो 1899 में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस पीस कॉन्फ्रेंस में ये कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और जिसके जरिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आगे जब यूनाइटेड नेशन की हम बात करेंगे तो वहां हम इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म हम वहां पर देखेंगे। तो 1902 में ये कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो था वो स्टार्ट किया गया था। जैसा लिखा ही है इसमें कि दिस कोर्ट वाज अ फोररनर ऑफ द यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आज यूएन का एक ऑर्गन है। वो आप कह सकते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद या उसी का फोररनर इसको माना गया है। द फोररनर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज लीग ऑफ नेशन। हम लोग जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन की ही तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि आपका 1914 से लेकर के 18 तक हुआ था। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड लीडर थे, जो कंट्रीज उस वॉर में इन्वॉल्व थी, उन कंट्रीज को लगा कि इस तरीके की कंडीशन आगे ना आए, जो वर्ल्ड पीस है हम उसको मेंटेन रखें। तो उसके लिए उन्होंने एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन जिसको कहा गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। 1919 में इसको बनाया गया था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। सेम जो आज आपको यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिखते हैं, तो लीग ऑफ नेशन के, जिसको 1919 में बनाया गया था जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 18 तक हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं या कंट्रीज जैसे जैसे आगे बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए, तो कंट्रीज को और ज्यादा नीड जो लगी। तो आज हम बात करते हैं आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। 1990 में 1919 में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर ही, एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। लीग की एफिलिएटेड एजेंसी थी, लीग से एफिलिएट करती थी। और यूनाइटेड नेशन से आज भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो आज भी काम करती है। तो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन, जब उसको जरूरत लगी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1919 में ही ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके बाद हम जानते हैं कि कहा जाता है कि जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल रहा अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद भी हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, 1939 टू 1945 हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा।
इट मीन्स कि जो लीग ऑफ नेशन था वो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को वो बनाए रखेगा, लेकिन उसमें वो फेल हो गया। तो उसके बाद फिर जरूरत लगी कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, एक्सिस पावर्स, अलाइड पावर्स। तो उन लोगों को रियलाइज हुआ कि क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स जो थे या दोनों ही जो पावर्स थी, एक्सिस एंड अलाइड पावर्स, तो उनको लगा कि हम लोगों को, हम जो कंट्रीज हैं और पूरी दुनिया जो है, उनको इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की फिर कोई एक्सीडेंट, कोई इवेंट, कोई वॉर, वर्ल्ड वॉर आगे ना हो, पीस बनी रही कंट्रीज के बीच। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन था वो किया गया था। यूनाइटेड नेशन जो नाम आया है, कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, रूजवेल्ट ने इस नाम को दिया था, या यूनाइटेड नेशन एक नाम उन्होंने दिया था। कब और कैसे यूनाइटेड नेशन बना था? तो 1942 में एक डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, इस तरीके का एक डिक्लेरेशन था, जिसमें 26 नेशंस इन्होंने इस मीन्स हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट द एक्सिस पावर एंड बाउंड देम अगेंस्ट मेकिंग अ सेपरेट पीस। तो इन कंट्रीज ने, जो अलाइड पावर्स थी, एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट, उन्होंने सोचा कि हम लोग एक साथ मिलकर के अब एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से आगे फिर फॉरवर्ड करते हुए इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसको सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में इसको कॉन्फ्रेंस को करवाया गया, जिसमें 50 कंट्रीज इन साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो ओवरऑल इससे हमें ये समझ में आया कि जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड पावर्स ने फिर बाद में एक्स पावर्स भी इसमें शामिल हो गई थी। तो इन अलाइड पावर्स ने मिल करके अपना ये इंटरगवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इसको कब बनाया गया? 1945 में। उस टाइम पे 50 जो कंट्रीज कहा गया है, 50 सिग्नेटरी कंट्रीज प्लस वन, इसमें 51 टोटल कंट्रीज थी। इस पर्टिकुलर डे पे जब इसको साइन किया जा रहा था 1945 में, तो तब उस दिन 50 कंट्रीज ही थी, लेकिन बाद में प्लस वन ये कंट्रीज आपकी हो जाती है। इसके साथ ही यूएन का चार्टर, यानी कि यूएन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, जिसमें पूरा यूएन किस तरीके से काम करेगा और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है, इसकी जो बॉडी है, वो किस तरीके की होगी, ये इस पूरे चार्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कंपोनेंट, क्या इसके कंपोनेंट है या क्या इसके ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 जो ऑर्गन्स है वो नजर आ रहे हैं। कभी कभी जनरली आपको 5 ऑर्गन्स भी यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभी आगे हम बात करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, अब इसको काउंट किया जाता है, नहीं किया जाता है, कभी कभी किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स थे, इनको जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, तो इन ऑर्गन्स को उसके साथ ही बना दिया गया था। आगे हम इनको डिटेल डिस्कशन करते हैं। जनरल असेंबली, सबसे पहले जनरल असेंबली आप लोगों को आप सीधे से ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट फंक्शन करती है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली फंक्शन करती है। इसका मेन जो वर्किंग है, इसका मेन वर्किंग वही है, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। कभी भी यूएन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम जनरल असेंबली के नाम से ही करते हैं, और पॉलिसी मेकिंग का काम, जैसे पार्लियामेंट हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, उसी तरीके से ये 193 मेंबर कंट्रीज के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। और इसके मेंबर स्टेट कौन होते हैं या इसके मेंबर्स कौन होते हैं? वो सारे के सारे मेंबर स्टेट जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप लेंगे, वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर होंगे। बाकी ऑर्गन्स में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कहीं पर मे बी मेंबर्स कम हो सकते हैं, सारे के सारे मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन जनरल असेंबली के वो सारे मेंबर्स मेंबर होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं। सीधे तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन जो जनरल असेंबली है वो देता है।
किस तरीके से इनकी मीटिंग होती है। जैसे हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सेशन साल में 3 बार होते हैं। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसके भी अपने सेशन चलते हैं या इनकी भी अपनी मीटिंग होती है। ईच ईयर इन सितंबर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं, इनका जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क, जैसे हमारी पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में है, इसी तरीके से जनरल असेंबली या फिर यूएन का जनरल असेंबली का जो या जनरल असेंबली का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। इनकी एक जनरल असेंबली सेशन, एनुअल जनरल असेंबली सेशन, जैसे पार्लियामेंट के 3 सेशन, उसी तरीके से इनका एक एनुअल जनरल असेंबली session and general debate which many heads of state attend and address। तो इसमें उसी तरीके से लॉ मेकिंग के लिए जो 193 मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हेड ऑफ स्टेट उसमें आते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, और कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत हो तो उसमें इस मीटिंग में, जो सितंबर में इसकी मीटिंग होती है या सेशन इसका जो चलता है, उसमें ये बनता है। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है कि आप किस तरीके से किसी भी बिल को पास करोगे, सिंपल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, उसी तरीके से जनरल असेंबली का भी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होता है कि किस तरीके से आप किसी भी बिल को या किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए आप पास करोगे। डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स रिक्वायर 2/3 ऑफ जनरल असेंबली। तो यहाँ पर भी आपका जिस तरीके से हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी, तो यहाँ पर भी रिक्वायर होती है 2 तरीके की मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी मींस मोर देन 50%, और आप कह सकते हैं 51% से और 51% ज्यादा हो तो उसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी मींस जो प्रेजेंट मेंबर है ऑन दैट डे जब वोटिंग हो रही है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रपोजल पे जब वोटिंग की जा रही है, तो उस दिन जो लोग प्रेजेंट हैं या जो मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 मेजॉरिटी उसको कैलकुलेट करके, और 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए तभी उसको। और ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीस से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कुछ बजटरी मैटर्स, इनसे रिलेट हो तो स्पेशल मेजॉरिटी, और कुछ सिंपल टॉपिक हो सकते हैं उनके लिए आप सिंपल मेजॉरिटी से वोट करवा के मोर देन 50% और यू कैन से 51% और उससे ज्यादा अगर होता है तो आप सिंपल मेजॉरिटी से वोट करवाओगे। प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो क्लियरली इसमें मेंशन है कि आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इसमें सभी कंट्रीज आज जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं उन सभी को जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होने के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इनको हर साल इलेक्ट किया जाता है, 1 ईयर के लिए इनको, 1 साल के ऑफिस टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। कुछ कमिटीज हैं जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो इसके लिए काम करती हैं। इसी तरीके से जनरल असेंबली में भी कुछ कमिटीज होती हैं जो इसके लिए काम करती हैं। और जो भी मेंबर स्टेट होते हैं उनके मेंबर स्टेट इन कमिटीज में भी काम करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग प्रेसिडेंट बने, मेन साल में एक प्रेसिडेंट आपका होगा, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको आप कमिटीज में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कमिटीज जो हैं, जनरल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, आपके यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सुरक्षा परिषद जिसे कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, या जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर ड्यूटी, टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें हम जानते हैं 15 मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं प्लस 10 आपके कुछ टेम्पररी और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। और बहुत ज्यादा डिबेट चलती है कि इंडिया को इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। कभी कोई कंट्री, चाइना कभी अपना वीटो पावर वहां पर लगा देती है। वीटो पावर मींस जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट,
इन पांचों कंट्रीज को वीटो पावर मिली है। वीटो पावर मीन्स अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बिल पे चार कंट्रीज अग्री करती हैं, एक कंट्री अगर उसको मना भी कर देती है, मीन्स वो वीटो पावर अगर वहां पे लगा देती है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, उसी तरीके से यहाँ पर इन पांच कंट्रीज के पास भी वीटो पावर है। ये किसी भी बिल को रोक सकते हैं अपने पास। तो रिजेक्ट करने का जैसे लिखा है मेंबर टू वीटो और रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये रोक सकते हैं। तो इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चाइना जो है वो अपना वीटो पावर यहाँ पे यूज कर देता है, इस वजह से इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता। तो आगे हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट ऑर्गन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या होता है? प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके नाम में ही क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें कि कोई भी टॉपिक जो इकोनॉमी से या फिर सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेट करेगा, उन इश्यूज को सिक्योरिटी काउंसिल का काम है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। जनरल असेंबली का काम है लॉ मेकिंग का और नए मेंबर को रखने का काम है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल मींस जो फील्ड वर्किंग, आप एक तरीके से कह सकते हैं फील्ड वर्किंग प्रैक्टिकली जो आपको देखने को मिलेगी, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है या इसका जो फंक्शनिंग है उसमें देखने को मिलेगी। अभी बात की थी मैंने मेंबरशिप की, तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं इट हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 इयर्स टर्म। तो इसमें 193 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन के हैं वो सभी नहीं होते, बल्कि इनको जनरल असेंबली जो होती है वो इलेक्ट करती है 3 इयर्स टर्म्स के लिए। 3 ईयर के टर्म के लिए आज इसमें जो मेंबर है वो 54 मेंबर स्टेट इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर इट्स वर्क अराउंड एन एनुअल थीम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। और इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 10 फंक्शनल कमीशन एंड 5 रीजनल कमीशन जो आपके इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को काम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ये टॉपिक या यूनाइटेड नेशन का जो ये ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था और आज आपको ये दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, आप इसको समझोगे। इसको बनाया गया था 1945 में ही, जब बाकी सारे ऑर्गन्स को बनाया गया था। इसका क्या पर्पस था? ट्रस्ट टेरिटरी इज अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसमें क्या किया गया था कि कुछ देशों को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या वो कंट्रीज जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे इसमें लिखा है इट हैड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। तो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज या कुछ 11 कंट्रीज थी जिनको इस अथॉरिटी के अंदर रखा जाना था, किसी दूसरी कंट्री के सुपरविजन के अंदर रखा जाना था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा जाना था उस दिन तक जब तक कि वो क्या नहीं करेंगे, अपना सेल्फ गवर्निंग या अपनी गवर्नमेंट को खुद नहीं चला सकते हैं। तो by 1994 all trust territories had attained self government or independence. The trusteeship council suspended operation on 1st November 1994। तो इसका जो पर्पस था कि जिस कंट्रीज को या जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो 1994 में वो ऑब्जेक्टिव जो था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, वो सेल्फ गवर्निंग बन जाए, तो उस ऑब्जेक्टिव को 1994 में अचीव कर लिया। तो आज ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो काम नहीं करती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमने अभी आगे देखा था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरीके से बनाया गया या ये क्या काम करता है? ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसको 1945 में ही बनाया गया था, लेकिन इससे पहले भी जैसे हमने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात की या फिर हम लोगों ने जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है 1920 में, जिसको लीग ऑफ नेशन के साथ ही बनाया गया था, तो उसका सक्सेसर माना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन से पुरानी बॉडी है
बस इसका नाम जो है वो चेंज यहाँ पर किया जा रहा था। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वही होता है कि इसके जजेस होते हैं, और अलग अलग कंट्रीज को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिर्फ वो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल या दोनों कंट्रीज के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेल्प लिया जाता है। सेक्रेटेरिएट, तो सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट आप समझ सकते हैं इसको कि एक ऑफिस आप इसको समझ सकते हैं पूरे यूनाइटेड नेशन का, जहां पर आपको पूरा फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन का जहां पर काम होता है उसको हम सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप जरूर इतना जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो वही सेक्रेटरी जनरल जो सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको ही यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। आज जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये सेक्रेटरी जनरल क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5-year रिन्यूएबल टर्म। इनको अपॉइंट किया जाता है, और जो भी यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली एंड लोकली एंड वर्क इन ड्यूटी स्टेशन एंड ऑन पीस कीपिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओवरऑल जो सेक्रेटेरिएट का काम होता है वो इसका काम यही है कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से काम करे उसका डॉक्यूमेंटेशन करने का, और ओवरऑल फाइलिंग वगैरह वगैरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ऑफिस की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेक्रेटेरिएट की होती है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बस इतना ही डिस्कस करना चाहूंगी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो कब बना, किस तरीके से बना, और उसके जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या है। आगे आने वाले टॉपिक्स या आगे आने वाले जो हमारे पास टॉपिक हैं वो यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे WTO है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर इस तरीके का कुछ और टॉपिक आगे मुझे रिलेवेंट लगता है, यूनाइटेड नेशन किस तरीके से रिलेवेंट है, उस पर हम लोग आगे इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको रिलेवेंट लगता है अभी यूनाइटेड नेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।